Assalamu alaikum students of class 7. So students, today we will start new chapter of geography, that is chapter 11, environment in totality. So let's see the glossary of this chapter. First one is physical environment. So हमारी natural surrounding में जितनी भी चीजें हैं, mountain, plains, plateaus, climate, soil, vegetation, ये सब मिलके बनाते हैं physical environment. Next is biodiversity. जितनी भी living things हमारे इस अर्थ पर हैं, वो सब मिलके बनाते हैं biodiversity. Next is biological environment. हमारे surrounding में जितनी भी life या living things हैं, like plants, animals, bacteria, they all form biological environment. Next is components of environment. हमारे एनवायरनमेंट के क्या क्या पार्ट्स हैं. हम हमारे सराउंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और मेन. नेचुरल एनवायरनमेंट में आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजिकल और बायोलॉजिकल. फर्स्ट हम देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट. जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इसमें आते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया. जितनी भी तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और जो मैन है, ये सब मिलके बनाते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हम बायोटिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं. नेक्स्ट इज फिजिकल एनवायरनमेंट. इसमें आते हैं सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे माउंटेन, प्लेन, सॉइल, क्लाइमेट, सनशाइन, रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, अर्थक्वेक एक्सेट्रा. ये सब मिलके बनाते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट. सारे लिविंग थिंग मिलके बनाते हैं बायोलॉजिकल या फिर बायोटिक एनवायरनमेंट, और सारे नॉन लिविंग थिंग्स मिलके बनाते हैं एबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट के क्या क्या पार्ट्स हैं. हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम 4 रीम्स, स्फीयर्स या डोमेन्स कहते हैं. ये 4 कंपोनेंट यूजुअली हम एनवायरनमेंट टर्म से डिफाइन करते हैं या फिर जोन से डिफाइन करते हैं. जो हमारी लाइफ की जोन है वो बहुत ज्यादा पतली है, थिन है, और ये 3 डिफरेंट स्फीयर्स में डिवाइडेड है हमारी, जो मिलकर बनाती है फिजिकल एनवायरनमेंट. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये 4 स्फीयर्स या डोमेन्स एक साथ जब फॉर्म होते हैं तब हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं. और ये 4 डोमेन्स हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर. द फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर. जो थिन ब्लैंकेट हमारे अर्थ के चारों तरफ है, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ये लेयर्स में एग्जिस्ट करता है और इसका नेचर काफी डिफरेंट और डायनामिक होता है. जैसे जैसे आप पढ़ेंगे कि एयर मिक्सचर है गैसेस का, तो जो मेन गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर को कंप्राइज करती हैं, बनाती हैं, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. दोनों ही हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं. अर्थ पे लाइफ के लिए दोनों ही गैसेस बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं. जितने भी लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर ऑल्सो डिपेंड ऑन इट ग्रोथ. वो सब हवा में सांस लेते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए भी इस पे डिपेंडेंट होते हैं. बहुत सारे दूसरे प्रोसेसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से हम ऑक्सीजन बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनाता है वो किसमें अवेलेबल होता है? एटमॉस्फेयर. वेदरिंग, जो हमारी सॉइल फॉर्मेशन करता है. प्रिसिपिटेशन, जो हमारे वाटर को लैंड पर अवेलेबल कराता है. फोटोसिंथेसिस, वेदरिंग और प्रिसिपिटेशन, ये तीनों प्रोसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर की हेल्प से होते हैं. जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर टेम्परेचर भी होता है और वेट भी होता है. इसकी जो जगह है वो अर्थ के सरफेस के काफी क्लोज है, और ये अपने खुद के वेट की वजह से इसके अंदर ग्रेविटी भी है. और हमारे एटमॉस्फेयर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल, ये हमारे हीट और कोल्ड को मॉडरेट करता है. ये जो हमारी लाइफ है अर्थ पे, उसे स्पेस की डेब्रीज और सर्टेन हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है सन की. और इसमें प्रोटेक्शन भी होता है सारी बॉम्बार्डेड रेडिएशन से, सच एज गामा रेज. यही हमारे प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एग्जाम्पल, रेनफॉल और स्नोफॉल के लिए. हमारे अर्थ पे जो मूवमेंट है एयर की, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, उसका जो लार्ज परसेंटेज है वही हमारा वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन को भी अर्थ पे ट्रेस करता है. एटमॉस्फेयर की वजह से हम साउंड को सुन पाते हैं, इसीलिए क्योंकि एयर एक मीडियम की तरह एक्ट करती है साउंड तक हम तक पहुंचाने के लिए. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है और इसके अंदर लगातार चेंजेस होते रहते हैं. कुछ चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होते हैं और जो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म पहुंचाते हैं. इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे थिन एनवेलप जो है हमारे एयर का अराउंड द अर्थ, इसको प्रोटेक्ट करें. दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट इज लिथोस्फेयर. लिथोस का मतलब होता है रॉक्स. लिथोस्फेयर हमारी जो रॉक्स वाली जोन है अर्थ की, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. ये कॉन्टिनेंट से लेके ओशन बेसिन तक फैली हुई है. जो अर्थ का इंटीरियर है वो 6371 किलोमीटर जितना गहरा है. जो एवरेज थिकनेस है हमारे लिथोस्फेयर की वो 100 किलोमीटर है. इसका मतलब ये है कि रॉक्स जो हैं अपने सॉलिड स्टेट में इतनी गहराई तक हमें मिल सकते हैं. जो सबसे ऊपर का पार्ट है लिथोस्फेयर का, वो अर्थ क्रस्ट है, जिसके ऊपर हम रहते हैं. जो क्रस्ट है अर्थ का, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट.
जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो एवरेज डेप्थ 35 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये 60 to 70 किलोमीटर थिक है माउंटेन्स के नीचे। इस क्रस्ट में हमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, सॉइल्स ये सब मिलते हैं। जो ओशनिक क्रस्ट है वो ओशन रेस्ट में है। जो क्रिस्टल पार्ट है अर्थ का वो 4 से 7 किलोमीटर थिक है ओशन के नीचे। यहाँ पे कोई भी सॉइल हमें नहीं मिलता। जो लिथोस्फीयर है वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज का एक बेस है। इसमें सॉइल भी है जो हमारे एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ साथ ये हमारे लिए मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स का एक सोर्स भी है। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। जो टर्म हाइड्रो है वो वाटर के लिए है। तो जो अर्थ पे जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसको हम रेफर करते हैं हाइड्रोस्फीयर से। वाटर सारी लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करता है। इसे हम लिक्विड मतलब वाटर में, सॉलिड मतलब आइस में और गैसेस मतलब वेपर के फॉर्म में देख सकते हैं। जो वाटर का स्फीयर है वो ओशन, सीज और लेक्स में हमारे अर्थ के 70% एरिया को कवर करता है। जो स्मॉल क्वांटिटी है वाटर की जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो हमारे अंडरग्राउंड में जाती है कॉन्टिनेंट्स की, और किसकी वजह से, प्रिसिपिटेशन की वजह से। वाटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। जो ओशंस है वो हमारी लाइफ को हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इवनली। जो डेप्थ है जहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती वहां पर भी जो ओशनिक लाइफ है वो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है हमारे लैंड के लिए भी। जो वाटर है ओशन का वो अल्टीमेटली प्रिसिपिटेट होकर लैंड में जाता है, वो हमारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हेल्प करता है। तो लाइफ जो है लैंड पे वो वाटर पे डिपेंडेंट है। ओशन बहुत सारे फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल जो वाटर हमारी रेन और स्नो जो एक्सेट्रा की वजह से सारा जाता है वो ऑन लैंड वो कहाँ से आता है, ओशन में। सारा फ्लोइंग वाटर जो रिवर ये सब कुछ होता है ये सब लेक्स और अंडरग्राउंड में अवेलेबली स्टोर हो पाता है प्रिसिपिटेशन की वजह से। ये हमारे लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट्स को एक लिंक प्रोवाइड करता है। ओशन हमें फूड, मिनरल्स, ऑयल, गैस ये सब प्रोवाइड करते हैं फॉर हमारे लिए नेविगेशन में हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर जो है वो जोन है जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये तीनों स्फीयर 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक हमारे एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, साथ साथ हमारे अर्थ के नीचे भी। जो डोमेन है जहाँ पे हमारी जो डोमेन है हमारी लाइफ की वो सिर्फ फ्यू किलोमीटर्स तक ही वर्टिकल डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, एज वेल एज अर्थ की डीप में भी। जो जोन जहाँ पे ये तीनों फाइल इंटरेक्ट करती हैं, जहाँ पे सारी टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है। जितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेस होते हैं, जितने भी हम कंसीडर करते हैं वो हमें इस अर्थ की 4th डोमेन में मिलता है। इसका स्पेशल फीचर ये है कि सारे कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट के वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और एक बैलेंस सिस्टम की तरह फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। सो जो इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम है ये फॉर्म होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया के इंटरेक्शन से। जब ये एबायोटिक एनवायरनमेंट जिसमें रहते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट जो है हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मटेरियल्स और पर्टिकुलरली फूड के जरिए। जो कॉमन मोस्ट फॉर्म है हमारी एनर्जी की वो हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। ये हमारा 1/5 ऑफ ऑक्सीजन को बनाता है। ये हमारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाता है। इसकी जो 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये तीनों हमें अर्थ पर मिलती हैं। ऑक्सीजन सबसे एसेंशियल एलिमेंट है सारे लिविंग थिंग के लिए। जो हमारा इकोसिस्टम है वो सेल्फ कंटेन्ड या क्लोज नहीं है। इकोसिस्टम की जो फॉर्म है वो हमें सोलर एनर्जी से भी रिसीव्ड होती है। जो इकोसिस्टम है वो होम है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसका साइज में भी डिफरेंट हो सकता है, फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ वास्ट रेन फॉरेस्ट और अ अर्थ एज अ होल, बट इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। वी कैन सी कि जो हमारी वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमें वो अर्थ पर मिलती है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। ये हमारे ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इसे डेवलप किया गया है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि कम से कम 3 बिलियन ईयर्स एगो जो फर्स्ट सिंगल सेल क्रिएचर्स थे वो एक प्रीमोर्डियल सूप की तरह अपेयर हुए थे। जो फर्स्ट लाइफ अपेयर हुई थी एशियन सीज में हुई थी। तो जैसे जैसे हमारा टाइम जाता था जो मोर कॉम्प्लेक्स है वो वाटर में अपेयर होता रहा, बहुत डिफिकल्ट चीजें वाटर में अपेयर होती रही और हम बेटर को अडेप्ट करते रहे। तो फाइनली अब हम एक ड्राई लैंड पे आ चुके हैं। तो ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन, जो प्लोरिफिकेशन है हमारे स्पीशीज का, कि कैसे हमारी स्पीशीज डाइवर्स हुई, चेंज हुई, कैसे प्लोरिफाइड हुई, हमारे स्पीशीज के अंदर जो चेंजेस आते हैं, दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। सो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक ग्रेटेस्ट म्यूचुअल रिजेम्बलेंस होती है, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं, जो हमें जिसकी वजह से हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं और हमारी स्पीशीज को अडेप्ट कर पाते हैं।
ये बेसिक इंडिकेटर है जो ज़रूरी है हमारी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की कंडीशन को जानने के लिए। तो जो डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस है वही रिस्पॉन्सिबल होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, और जो मैन है वही बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। सो क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का चैप्टर मैंने जितना आपको कराया वो आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मीट, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया ये आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपको इस चैप्टर की ग्लॉसरी अपनी नोटबुक्स के अंदर कंप्लीट करनी है। सो please kindly take out your diaries so that I will tell you that what is your homework. Take out your diaries, everyone. So class 7th, this is your homework. Write glossary of chapter 11 in your geography notebook. So आपको chapter 11 की glossary अपनी geography की notebook में लिखनी है, and you need to read this chapter carefully. Inshallah we will meet in the next class with a new video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.